हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में बच्चों हम लॉ ऑफ सप्लाई क्विकली रिवाइज करेंगे अलोंग विद द assumptions एंड एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ सप्लाई, लेट अस सी। इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ सप्लाई इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी like law of demand. It was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. तो देखिए बच्चों, सेम चीज यहाँ पे भी है। एल्फ्रेड मार्शल ने ही ये भी लॉ दिया है, सेम बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 1890। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके सारे लॉज कवर हो जाते हैं, राइट? सो आपको ये याद रखना है बच्चों, ऑलराइट? देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया यहाँ पे। ओके, द लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। Other things being constant, okay, every statement will begin with this। मतलब बाकी सारी चीजें जब कांस्टेंट रहेंगी तो क्या होगा? Higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. Now this is very logical. Try to understand from the point of view of a supplier or a producer. किसी भी सेम प्रोड्यूसर को अपना जो मुनाफा है वो मैक्सिमाइज करना होता है। तो ऑब्वियसली जब प्राइसेस ज्यादा होंगी, when prices are higher, he is going to supply more quantity of that particular commodity। और अगर prices lower है तो obviously the commodity का quantity जो supplied है वो भी less हो जाएगा। So higher price, higher quantity, lower price, less quantity, right? आगे, in simple words, other factors remaining constant, a rise in price results in a rise in the quantity supplied and vice versa. Thus, how is the relationship? Thus, the relationship between price and quantity supplied is direct। देखिए बच्चों, जब हम सप्लाई की बात करते हैं, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, राइट? और जब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई, राइट? तो इसका ये मतलब होता है जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है। सो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट था लॉ ऑफ डिमांड में। प्राइस एंड क्वांटिटी वो इनवर्सली रिलेटेड। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ओके, बिकॉज वी आर कंज्यूमर्स इन लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में वी आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर। तो हमें हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने हैं, इसीलिए अगर प्राइस बढ़ेगी तो लॉजिकली हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ना ही चाहिए। बच्चों यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एकदम सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है। रोजमर्रा के जिंदगी में हम यही देखते हैं, बस आपको इसे इकोनॉमिक टर्म्स में लिखना है। ओके, रट्टा नहीं मारना है बच्चों। अगर रट्टा मारा तो आज नहीं तो कल भूल जाओगे। आपको लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। ओके, तो हमें ये याद रखना है दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी दैट इज सप्लाइड। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी दैट व्हाट आर द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, assumptions वो होते हैं जो कोई भी इकोनॉमिस्ट यहाँ पे अज्यूम करता है, और उसी के बाद ये जो लॉ है दैट विल होल्ड ट्रू। ओके, तो क्या assumptions है? लेट अस सी। assumptions याद रखने के लिए बच्चों मैंने ये शॉर्ट कोड आपके लिए बनाया हुआ है, दैट इज PPT, got and cow। सो लेट अस सी वन बाय वन। P stands for prices। तो लेट अस सी, यहाँ पे आपका है पॉइंट नंबर 6, prices of other goods remains constant। Prices of other goods are assumed to remain constant. If they change, law of supply may not hold true because producer may transfer resources to other products। मतलब जाहिर सी बात है, अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस चेंज होते हैं तो एज अ प्रोड्यूसर मेरा सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज जैसे मार्केट चेंज होगा तो आई हैव टू चेंज, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट, राइट? सो इसलिए पहला assumption हमारा ये है
दैट जो प्राइसेस है दूसरे गुड्स के वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, पीपीटी, दूसरा पी स्टैंड करता है फॉर प्राइस एक्सपेक्टेशन। तो यहां पे है आपका पॉइंट नंबर 7, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। द लॉ आल्सो अज्यूम्स दैट सेलर्स डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइसेस टू चेंज। मतलब अगर यहाँ पे फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं ऐसे मुझे लग रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा अभी का सप्लाई कम हो जाएगा, और मुझे लग रहा है दैट फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो मैं अभी बहुत सारा सप्लाई कर दूंगी, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे सेकंड असम्पशन हमारा ये है दैट बाबा देयर इज नो एक्सपेक्टेशन व्हाटसोएवर अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में भी प्राइसेस वही रहेंगे जो आज है, ओके, सो दैट विल नॉट इम्पैक्ट माय सप्लाई। तो प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स एंड प्राइसेस इन द फ्यूचर, इसके बारे में भी एवरीथिंग इज कांस्टेंट। ऑलराइट, पीपीटी, टी स्टैंड्स फॉर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे है हमारा सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अज्यूम्ड दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। Improved technique of production may lead to an increase in the production, and this in turn may lead to an increase in the supply at the same price. इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो प्राइस है इन द मार्केट दैट इज 10 रुपीज पर kg ऑफ आर कमोडिटी, ओके। अब इस प्राइस पे हमारी जो गिवन टेक्नोलॉजी है उसके वजह से मेरा जो सप्लाई है वो 1000 kgs है मेरी गिवन टेक्नोलॉजी पे। लेकिन अगर मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो जाहिर है मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आई विल बी एबल टू सप्लाई मोर। तो प्राइस चेंज नहीं हुई है, लेकिन बिकॉज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई मैं अभी 1200 kgs सप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे assumption ये है दैट टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई है, बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपका सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अज्यूम किया गया है इस लॉ के लिए दैट बाबा टेक्नोलॉजी में भी कोई भी चेंज नहीं है, सेम टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, ओके। सो हमारा थर्ड अजम्पशन है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, पीपीटी। अभी फोर्थ है गॉट, जीओ स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। लेट अस रीड, यहाँ पे है हमारा पॉइंट नंबर 4, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। It is assumed that government policies like taxation, trade, etc. remain unchanged. Because as we know, अगर favorable government policy है तो even at given prices हमारा supply अच्छा हो जाएगा, और अगर unfavorable है तो even though prices have remained unchanged हमारा supply impact हो जाएगा। So government policies हम assume करते हैं that वो भी constant है for this particular law to hold true, okay? तो यहाँ पे बच्चों जब भी हम assumptions देखते हैं तो generally assumptions ऐसे होते हैं that there is no change or this particular thing is constant, okay? So no change or constant are the words that we are going to use for assumptions, all right? अब हमारा next assumption है got. So T stands for transportation cost. Again transport cost से हमारा cost of production change होगा, cost of production बढ़ जाएगा तो obviously supply affect होगा। तो इसलिए transportation cost play a very important role. यहाँ पे point number 5 है no change in transport cost. Again no change, okay? No change या constant, ये बहुत ही important words हो जाते हैं यहाँ पे। It is assumed that there is no change in the condition of transport facilities and transport costs. For example, better transport facility will increase the supply at the same price. अगर transportation बहुत ही आसान हो जाएगा तो obviously जो supply है वो बढ़ जाएगा, right? लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम assume कर रहे हैं that जो existing transportation facility है वही future में भी रहेगी. There is not going to be any change in the transportation facility. Okay? तो हमने यहाँ पे देखा है PPT और got. हमारा next assumption है cow. CO stands for cost of production. Okay? Let us see हमारा first point है यहाँ पे cost of production, वो भी constant होना चाहिए. It is assumed that there is no change in the cost of production. A change in the cost of production will affect the profits of the seller. Therefore, less quantity will be supplied at the same price. Now let us assume कि cost of production मेरा अभी है ₹1 per kg. Okay? और price has remained unchanged. तो ये जो cost of production है इस पे मैं 1000 kgs supply कर पा रही हूँ. Okay? लेकिन अगर मेरा यहाँ पे cost of production double हो जाता है, से 2 per kg है,
तो जाहिर सी बात है बिकॉज कॉस्ट इतनी बढ़ गई तो मैं जो प्रोड्यूस कर पाऊंगी वो कम हो जाएगा, और अगर प्रोड्यूस कम हुआ तो सप्लाई कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 kgs। ऑलराइट, इसका मतलब दो प्राइस हैज रिमेन अनचेंज्ड, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो सप्लाई अफेक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि बाबा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, एंड हमारा लास्ट है W, which stands for weather conditions। आपका यहाँ पे है पॉइंट नंबर 3, no change in weather conditions। It is assumed that there is no change in weather conditions. Natural calamities, floods, earthquakes, etc. may decrease the supply. Now this is very very logical। हम देखते हैं जब बहुत floods आ जाते हैं तो कैसे हमारा जो प्रोड्यूस है वो अफेक्ट हो जाता है, एंड इवन दो द प्राइसेस हैव रिमेन अनचेंज्ड, बिकॉज प्रोडक्शन कम है सप्लाई कम हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने अज्यूम किया है बाबा सेफ साइड, नो नेचुरल कैलेमिटीज। तो जब भी हम अजम्पशंस देखते हैं बच्चों, हम ये वर्ड्स यहाँ पे यूज करते हैं दैट दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स में देयर इज नो चेंज और दे आर कांस्टेंट। ओके, तो वो कौन से हैं? लेट अस क्विकली रिवाइज। पीपीटी, गॉट एंड काउ। P stands for prices and P stands for price expectation. T stands for technique of production. GO stands for government policy and T stands for transportation costs. CO stands for cost of production and W stands for weather conditions. Please ensure that आप इस तरह से short codes याद रखिए बच्चों, because exam में रिकॉलिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक assumptions आपको अच्छी से समझ गए हैं बच्चों। अगर assumptions समझ गए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बच्चों। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एक्सप्लेनेशन। क्या दिया गया है देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। तो यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज एंड सप्लाई इन kgs। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं बच्चों, when price is 10 supply is 100। जब प्राइस थोड़ी बढ़ गई 10 से 20 हो गई, सप्लाई भी बढ़ गया 100 से 200 हो गया, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता चला गया, और जब प्राइस हाईएस्ट है 50 तो सप्लाई भी हाईएस्ट है 500। राइट, सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। Table 4.3 explains the direct relationship between price and quantity of a commodity supplied. When price rises from 10 to 20, 30, 40 and 50, supply also rises to 100, 200, 300, 400 and 500 respectively. It means when price rises, supply rises, and when price falls, supply also falls. Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied. ओके, तो बहुत बार आप यही चीज रिपीट करोगे बच्चों आपके लॉ में, दैट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है सप्लाई कम हो रहा है, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अभी सप्लाई कर्व देख लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे है और प्राइस हमारा वाई एक्सिस पे है। जैसे जैसे इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे बच्चों, एंड इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन तो हमें हमारा सप्लाई कर्व यहाँ पे मिल जाता है। ओके, सो इन द फिगर 4.4, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। सप्लाई कर्व एसएस slopes upwards from left to right, which has a positive slope. It indicates a direct relationship between price and quantity supplied. यही हमने देखा था जब इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखा था, राइट? तो यही वहां पे भी बोला था हमने दैट जो सप्लाई कर्व है दैट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हिच इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्या आपको यहां तक समझ गया बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए, इसे याद रखने के लिए एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड है बच्चों आपके लिए, दैट इज सुगर। सिंपल, sugar is your short code for exceptions to the law of supply. First S stands for supply of labor. ये बहुत ही important exception है हमारे law of supply का बच्चों। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे जैसे prices बढ़ते हैं quantity supplied has to increase, लेकिन
ये लेबर के केस में अप्लाई नहीं होता है बच्चों। वो क्यों नहीं होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, सप्लाई ऑफ लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स वर्क एट अ गिवन वेज रेट। मतलब जो भी आप वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए कितने घंटों तक वर्कर्स आर रेडी टू वर्क, उसे हम बोलेंगे दैट इज द सप्लाई ऑफ लेबर। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ सप्लाई कर्व। In case of labor, as the wage rate rises, the supply of labor would increase. So, supply curve slopes upward. धीरे धीरे जैसे जैसे wages बढ़ते हैं तो जो employees है, जो workers है, वो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा घंटों तक काम करते हैं, so that उनकी जो आमदनी है, उनका जो total income है, वो बढ़ेगा। Obviously, अगर कोई हमें ज्यादा पैसा दे रहा है तो हम वहां पे ज्यादा काम करेंगे, isn't it? Now let us look at the next page जहां पे supply schedule दिया गया है बच्चों। देखिए यहाँ पे wage rate per hour is given and hours of work per day and total wages is given. Total wages will be what? Wage rate multiplied by number of hours. तो जैसे कि हम देखते हैं that when the wage rate was 100 per hour, तो कितने घंटे काम कर रहा था लेबर? 5 hours. तो 100 multiplied by 5, उसका total income हो जाता था 500। फिर धीरे धीरे हमने वेजेस बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे वेजेस जब 200 हो गए तो वर्कर को मोटिवेशन आ गया दैट अरे 200 रुपीज पर आवर मिल रहे, चलो थोड़ा ज्यादा घंटे काम कर लेते हैं तो ज्यादा इनकम हो पाएगा। तो 5 के बजाय वो 7 घंटे काम करने लग गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स हैज गॉन अप। ओके, तो 7 घंटे काम किया तो 7 into 200, 1400 उसका टोटल इनकम हो गया। इमेजिन, मोर देन डबल, ऑलमोस्ट ट्रिपल उसका इनकम हो जाता है जब वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है तो। लेकिन यहाँ पे बच्चों वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो यहाँ पे हमारे इमोशंस आल्सो प्ले अ मेजर पार्ट, वी आर नॉट मशीन्स। तो जब और यहाँ पे वेजेस बढ़ गए, वेजेस 300 पर आवर हो गए, ट्रिपल से इंक्रीज हो गया, तो एक आम इंसान क्या सोचता है दैट बाबा मैं कितना काम करूं ना, मुझे अभी थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए, अब मुझे थोड़ा फैमिली टाइम भी चाहिए। नाउ इवन दो एट 300 per hour if I work just for 6 hours, ओके, पहले मैं 7 घंटे काम करता था, लेकिन अगर मैं अब सिर्फ 6 घंटे भी काम कर लूं ना तो मेरा जो टोटल इनकम है वो तो बढ़ ही जाएगा। पहले मुझे 7 घंटे काम करके 1400 मिल रहा था, अब बस 6 घंटे काम कर लिया फिर भी मेरा टोटल इनकम तो बढ़ रहा है। सो आई एम हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। So why am I going to work more and stretch myself more? I also want some break from work. I want some leisure time. What has happened? ये थोड़ा जो wages increase हुआ तो सप्लाई बढ़ा है, लेकिन जब at a particular point, एक पॉइंट के बाद जब wages बढ़ गए तो workers are preferring to stay at home, they are preferring to rest instead of putting in more hours of work. तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई कर्व है वो थोड़ा तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद it is going to bend backwards. See, let us see यहाँ पे supply of labor है, hours of work on x axis और y एक्सिस पे वेज रेट है, ठीक है। जब 100 वेज था तो 5 आवर्स तक लेबर काम कर रहा था, जब वेज रेट 200 हो गया तो 7 घंटों तक वो काम कर रहा था, तो ये इंक्रीज तो हो गया बच्चों। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद जब वेजेस बढ़ गए, जब वेजेस 300 हो गए तो 7 के बजाय अब वो पीछे आ गया, वो बस 6 घंटे ही काम कर रहा है। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो यहां से यहां पीछे चला गया, तो it is backward bending. Getting it? Let us read here what has been given. Supply of labor falls with a further rise in wage rate and supply curve of labor bends backwards. This is because the worker would prefer leisure to work after receiving higher amount of wages. Because देखिए जो total wage है ना वो ज्यादा है, 1800 हो गया है उसका टोटल इनकम। वैसे भी पहले 1400 कमा रहा था, अब 1800 कमा रहा है, तो और भी ज्यादा खुद को स्ट्रेच क्यों करेगा, ऐसे कोई भी रैशनल लेबर सोचता है। Thus, after a certain point, when wage rate rises, the supply tends to fall. It can be explained with the help of backward bending supply curve. ये कर्व में यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। Let us read further. In figure 4.5, supply of labor मतलब hours is shown on x axis and wage rate is on the y axis.
The curve SAS represents backward bending supply curve of labor. Initially, when the wage rate was 100, hours of work was 5, total amount of wages is 500. When the wage rate rises from 100 to 200, hours of work also rises from 5 to 7. यहाँ पे हमने देखा ना, ये इंक्रीज हो गया, 5 से अभी 7 घंटे काम कर रहा है वर्कर. And the total wages also rise from 500 to 1400. At this point, laborer enjoys the highest amount, that is 1400. If wage rate further rises from 200 to 300, total amount of wages may rise, but the laborer will prefer leisure time and denies to work for extra hours. Thus, he is ready to work only for 6 hours. So at point A, the supply curve bends backwards, which becomes an exception to the law of supply. तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ सप्लाई कर्व हमारा जरूर इंक्रीज हुआ है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पे बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व देखते हैं बच्चों. सो दिस इज अ मेजर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. तो पहला एक्सेप्शन यहाँ पे हमने देखा सप्लाई ऑफ लेबर. यू क्या है, लेट्स सी. शुगर में यू स्टैंड्स फॉर अर्जेंट नीड ऑफ कैश. जब हमें पैसों की सख्त जरूरत है तब क्या होगा, लेट अस सी. यहाँ पे है पॉइंट नंबर 3, अर्जेंट नीड ऑफ कैश. If the seller is in urgent need for hard cash, he may sell his product at a price which is below the market price. मतलब अगर हमें पैसों की सख्त जरूरत है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल. ये हम बहुत बार देखते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी. जब अभी बस करना ही है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, आई हैव टू सेल, ओके, फॉर सम रीजन और दी अदर आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश. तो मैं क्या करूंगी, क्या मैं वेट करती रहूंगी कि नहीं बाबा प्राइस तो बढ़ने दो, प्राइस बढ़ने दो? नो, आई रिक्वायर दैट कैश राइट नाउ. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, जो प्राइस मिल रही है मार्केट में उस पे हम बेच देते हैं. तो इसे हम बोलते हैं व्हेनेवर यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश, द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट गोइंग टू होल्ड ट्रू बिकॉज यू कांट वेट फॉर द प्राइसेस टू rise. Okay, तो second exception आपका हो गया when you are in urgent need of cash. Alright, sugar, G stands for perishable goods. अगर goods perishable है तो आप कैसे रुकोगे? So let us see point number 4, perishable goods. In case of perishable goods, the supplier would offer to sell more quantities at lower prices to avoid losses. Example, vegetables, eggs, etc. ये हम बहुत बार न्यूज में भी सुनते हैं बच्चों, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं that जब फार्मर्स को प्राइसेस बहुत ही कम मिल रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि बाबा मेरा मुनाफा नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरा एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकल जाए, इसलिए उनको जो भी दाम मिल रहा है वो दाम पे बेचने को तैयार हो जाते हैं. बिकॉज अगर वो आज नहीं बेचेंगे तो कल उनके प्रोड्यूस की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो पूरे खराब हो जाएंगे. तो बहुत बार हम देखते हैं फार्मर्स इसके वजह से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बिकॉज उनके पास दैट वेटिंग कैपेबिलिटी इज नॉट देयर, दे कांट वेट फॉर द प्राइसेस टू इंक्रीज. जो दाम उन्हें अभी मिल रहा है उसी पे उनको उनके गुड्स बेचने पड़ते हैं बिकॉज उनका जो नेचर है that is perishable. So when the perishable goods are there, they don't wait till the prices rise. तो इसलिए law of supply is not going to apply. All right. Next point हमारा sugar. A stands for agricultural goods. Let us read. A, agricultural goods. The law of supply does not apply to agricultural goods as they are produced in a specific season and their production depends on weather conditions. So as we know, जो भी agricultural produce है, it depends on climatic conditions और वो seasonal होते हैं. कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप आएगा, it will depend on the season. Okay? हम ये नहीं कर सकते हैं that बाबा मैंगोज है तो हम मानसून में मैंगोज उगा दे या फिर विंटर में. मैंगोज तो हमें समर सीजन में भी मिलेंगे, राइट? तो हर क्रॉप का एक सीजन होता है. Okay, and it will also depend on weather conditions. So what has been given? Due to unfavorable changes in weather, if the agricultural production is low, the supply cannot be increased even at a higher price. मतलब अगर हमारा प्रोड्यूस ही कम है because of bad weather, अगर इस साल आम कम आए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंगोज का प्रोडक्शन है that has gone down because मानसून आ गया और मैंगोज हमारे खराब हो गए तो मैंगोज का प्रोडक्शन कम हो गया. तो प्रोडक्शन कम है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी लिमिटेड क्वांटिटी है ना, सो सप्लाई भी कम ही रहने वाला है.
So irrespective of how much ever prices go up, the supply will be fixed because अब और मैंगोज उगाने के लिए हमें और एक साल वेट करना पड़ेगा, isn't it? तो ऐसे तो नहीं होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कि आज प्राइस बढ़ गए तो कल ज्यादा क्रॉप आ जाएगा, इतना फास्ट नहीं हो पाता है. They don't have that kind of flexibility. तो it will always depend on how much the produce is there. अगर किसी साल क्लाइमेट खराब है, प्रोडक्शन ही खराब हो गया है, तो even though the prices are very high, supply will always be limited to जितना प्रोडक्शन हो पाया है. तो अगर आपके प्राइसेस बढ़ गए हैं तो सप्लाई बढ़ जाएगा. ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है. तो हमारा फोर्थ यहाँ पे एक्सेप्शन है एग्रीकल्चरल गुड्स. एंड लास्ट एक्सेप्शन इज रेयर गुड्स. रेयर मतलब जो भी एंटीक्स है, जो रेयर है, एज अ नेम सजेस्ट, वो ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है. तो चाहे आप कितना भी प्राइस दे दो, अगर मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है तो मैं कैसे बेचूंगी, राइट? चाहे जितना प्राइस, तो मेरे पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है ना वो लिमिटेड है. तो रेयर गुड्स में दिस लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट गोइंग टू होल्ड ट्रू. लेट अस सी. द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड. इवन इफ द प्राइसेस राइज, supply will remain unchanged. For example, rare paintings, old coins, antique goods, etc. नाम में ही बोला है ना रेयर है, तो ज्यादा हो ही नहीं सकता सप्लाई. तो चाहे आप कितना भी प्राइस इंक्रीज कर दो, मेरे पास जितना अवेलेबल है उतना लिमिटेड स्टॉक ही रहेगा, उतना ही रहेगा. मैं उसे बढ़ा नहीं सकती बिकॉज रेयर है, तो कहां से लेके आऊं, राइट? सो ये 5 चीजें आपके एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई के लिए बच्चों. लेट अस क्विकली रिवाइज. शुगर, S stands for supply of labor, U stands for urgent need of cash, G stands for perishable goods, A stands for agricultural goods, and R stands for rare goods. These are the exceptions to the law of supply.